46 साल में पंचायती व्यवस्था गिरी तो आंदोलन करने से पहले गिर चुकी थी। सोवियत संघ का विघटन हुआ, भारत ने उस समय नाकाबंदी किया, उतने में वो व्यवस्था वो ख़त्म हो चुकी थी। तो उसको गणेश मान वगैरह को थोड़ा सा धक्का देना पड़ा। जो व्यवस्था गिर चुकी थी उसको थोड़ा सा धक्का देना पड़ा, नहीं तो 46 साल में आंदोलन के नाम पर जो सब किया गया, कभी ये जुलूस कभी वो जुलूस, छोटा मोटा, उसका मेरे को याद है, मैं देश में ही था उस समय। तो कार्यक्रम बहुत कम हुआ था, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था उतना। तो 30 साल पंचायत के दौरान उससे बड़ा कार्यक्रम कितना हुआ कोई गिनती नहीं है, फिर भी नहीं गिरा था व्यवस्था। इसका अर्थ ये निकलता है कि 46 साल में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के कारण पंचायत व्यवस्था नहीं गिरा, वो उससे पहले गिर चुका था, ढह चुका था। उसको हल्का धक्का लगना था, धक्का लगा और वो गिर गया। उसी तरह अभी जो 30 साल से जो एक व्यवस्था चली आ रही है, जिसको मैंने नाम दिया है 2 दलीय भ्रष्टाचार तंत्र। 2 प्रमुख दल, वो कम्युनिस्ट एक हो या 2 हो या 3 हो, हम उसको एक ही पार्टी मानते हैं, सब कम्युनिस्ट है। तो एक तरफ कांग्रेस और कम्युनिस्ट, और छोटे मोटे पार्टी तो अब जसपा, नेमकीपा, ये सब गिनती क्या करिएगा। तो पिछले 30 साल से, जब से बहुदल आया है, तब से अभी तक जो 2 दलीय भ्रष्टाचार तंत्र चलता आ रहा है, तो वो ये महामारी गिरा रही है उस व्यवस्था को। कोई राजनीतिक आंदोलन, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं गिरा रही है। ये महामारी के समय में जनता को बहुत स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। ये बार बार यही आते हैं, बार बार गड़बड़ करते हैं। ये रिवॉल्विंग डोर की तरह है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, कौन सत्ता में है कौन विपक्ष में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वही भाग बंडा का राजनीति करते रहते हैं। नहीं तो देववा को देखिए, 3 साल से वो ओली के साथ भाग बंडा कर रहे हैं। तो अब लगा कि नहीं, भाग बंडा में तुम्हारा बड़ा हिस्सा, मेरा छोटा हिस्सा क्यों, हम बड़ा हिस्सा लेंगे, तुम छोटा हिस्सा लो। तो बस वो अब कह रहे हैं कि हम विपक्षी नेता हो गए। तो ये तो नौटंकी हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो 2 दलीय भ्रष्टाचार तंत्र है, उसको गिराने के लिए कोई बड़ी राजनीतिक क्रांति, कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी, कोई बहुत साधन स्रोत वाला पार्टी ज़रूरत है ही नहीं। ये महामारी उस व्यवस्था को गिरा रही है, लेकिन अंत में एक राजनीतिक धक्का, एक छोटा धक्का उसका ज़रूरत होता है, वो चाहिए। तो उसके लिए अभी के अवस्था में सबसे सही जगह पर जनमत पार्टी है। सीके राउत के नेतृत्व वाला जो जनमत पार्टी है, वो सबसे सही जगह पर है। गुड पोजीशनिंग, अब लकी टाइमिंग कहिए, है ना, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम जो कहते हैं। तो लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। अगर तैयारी ही नहीं किए रहते, संगठन ही नहीं बनाए रहते, महाधिवेशन ही नहीं किए रहते, मधेश के जिला सब में जो संगठन बनाए वो बनाए ही नहीं रहते, तो महामारी आवे ना आवे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। तो अभी के अवस्था में सबसे उपयुक्त जगह पर वो जनमत पार्टी है। तो जनमत पार्टी जैसी पार्टी जो कहीं पैदा होती है, जैसे कांग्रेस बनारस में पैदा हुआ, कम्युनिस्ट बनारस में पैदा हुआ, तो कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ता है। तो जनमत पार्टी ने मधेश से शुरू किया, मध्य में भी मधेसी समुदाय से। अभी जो संगठन है जनमत पार्टी का, जो प्रथम महाधिवेशन से आई है, जनकपुर महाधिवेशन से, तो आप देखिएगा केंद्रीय समिति में जितने लोग हैं सब मधेसी हैं, जिला समिति में सब मधेसी हैं, राइट। हालांकि वो झापा से लेकर उधर कंचनपुर तक है, लेकिन मधेसी हैं। यानी कि देश की जो 1/3 आबादी, मोटा मोटी 1/3 जो कहते हैं मधेसी, तो उस समुदाय से शुरुआत की है। ये तो कांग्रेस कम्युनिस्ट तो देश में भी नहीं थे,
बनारस तो विदेश हुआ ना, तो विदेश में शुरू की वो पार्टी कम से कम तो देश के भीतर से शुरू किया है, देश के 1/3 जनसंख्या को समेट के शुरू किया है। लेकिन जो काम करना है उसके लिए सिर्फ आप स्थानीय तक के चुनाव जीत कर करिएगा, वो तो संभव नहीं ना है। अभी भी शक्ति और सत्ता मुख्य रूप से काठमांडू में केंद्रित है। संघीयता कहते हैं लेकिन संहिता आया नहीं है। जो चीज़ बिहार सरकार के पास है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, उत्तराखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, सिक्किम प्रदेश सरकार के पास है, वो आपके 2 नंबर प्रदेश सरकार के पास है नहीं ना है। संहिता में प्रदेश सरकार के पास अपना लोक सेवा आयोग होता है, अपना प्रहरी होता है। अपना प्रहरी प्रशासन नहीं हो तो वो कैसे हुआ संहिता? तो संहिता भी नहीं है देश में, नाम मात्र का संहिता है। पंचायत में भी तो प्रजातंत्र ही कहते थे, पंचायती प्रजातंत्र कहते थे उसको, कि चुनाव भी तो होता है वहाँ पंचायत में। पंचायती देश को माटो सुहाओ दो, पंचायती प्रजातंत्र नाम ही था प्रजातंत्र, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं ना था। थोड़ा कलम इधर से उधर घुमा के गलत लिख दिए, बस अंडर कर देते। लोकतंत्र वैसा नहीं होता है, होता था वहाँ। उसी तरह अभी संहिता है ही नहीं, तो जनमत पार्टी जैसी पार्टी क्या कि हाँ हम इस संविधान के फ्रेमवर्क में रह के हम स्थानीय चुनाव में सरकार बना के धीरे धीरे जाएंगे केंद्र में, तो वो रोड मैप सही नहीं है, क्योंकि कदम कदम पर आपको वो दिक्कत होगा। अब जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो आप मान लीजिए 50-100 जगह स्थानीय तौर पर सरकार बना भी लिए, तो सबसे पहले आप ही के निर्वाचित लोग भ्रष्टाचार करेंगे, तो उसको क्या कैसे रोकिएगा? जहाँ विधि का शासन हो, और विधि का शासन ही होना है, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ ही होना है। कोई हमारे पार्टी का निर्वाचित आदमी भ्रष्टाचार करेगा तो हम उसका छानबीन करके हम पार्टी से कार्रवाई करेंगे, वो लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। लोकतंत्र में वैसा नहीं होता है। उसके लिए गवर्नमेंट एजेंसी को ही छानबीन करना होगा, उसको गवर्नमेंट एजेंसी को ही सज़ा देना होगा, उसके लिए प्रमाण जुटा के अदालत के मार्फत ही कार्रवाई करना होगा। विधि के शासन में लोकतंत्र में रास्ता उपलब्ध वही है, पार्टी कार्रवाई नहीं कर सकती है। किया ना प्रचंड ने किया, ओली पर विभिन्न किस्म का, अब मीडिया में ही आ गया है सब प्रमाण कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये जनाब पार्टी के भीतर संघर्ष करने लगे। तो वैसे थोड़े होता है, डेमोक्रेसी में वैसे नहीं ना होता है। वहाँ तो अख्तियार को प्रमाण जुटा के अदालत ले जाना होगा, कार्रवाई करना होगा, वैसे होता है। चाहे संसद में महाभियोग लगाते कि हाँ भ्रष्टाचार कर रहा है प्रधानमंत्री को सत्ताच्युत करो, या अपने पार्टी के संसदीय दल में हटाते। तो मेरे कहने का मतलब है, देश और राजनीति आपके टाइम टेबल से नहीं चलती है, उसका अपना टाइम टेबल होता है। जैसे 46 साल में बहुदल का मुद्दा बड़ा था, सन 2006 में गणतंत्र का मुद्दा बड़ा था, सन 2007 तक में संघीयता बड़ा मुद्दा हो गया। जो संघीयता का मुद्दा सन 2007 में हुआ, उसको आप सन 2004 में नहीं कर सकते थे, पहले डेमोक्रेसी को ही आना था। उसी तरह अभी, और ये मेरा रीडिंग है, अभी बड़ा मुद्दा बनने लायक का भ्रष्टाचार का मुद्दा ही है अभी की अवस्था में। तो उस मुद्दा को पकड़ने के लिए तो अगर शक्ति और सत्ता केंद्र में है, आपको कानून बनाना पड़ेगा, अख्तियार को फिर से बनाना पड़ेगा, मतलब फ्रॉम द ग्राउंड अप। अभी तो चोरों का अखाड़ा है वहाँ, उल्टे घूस मांगते हैं, अख्तियार वाले उल्टे घूस मांगते हैं कि हमें घूसो नहीं तो हम तुम पर अख्तियार लगा देंगे। तो चोरों का अखाड़ा है, तो उसको राइट कानून नहीं है अभी देश में। सरकारी जागीर पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक साल अपना और अपना परिवार का संपत्ति विवरण दर्ता कराना पड़े, वैसा कानून होना चाहिए। यहाँ तक कि चुनाव में उम्मीदवार, सबको भी उम्मीदवार होने से पहले उस किस्म से अपना और अपने परिवार का संपत्ति दर्ता कराना पड़े, वैसा कानून होना चाहिए। तो वो कानून कौन पास कराएगा? अभी तो नहीं ना है।
तो उसको वैसे कानून निर्माण के लिए और पास कराने के लिए आपको केंद्रीय संसद में बहुमत लाना होगा, कानून पास कराना होगा, अख्तियार को उस किस्म से रीऑर्गेनाइज करना होगा। अख्तियार आयोग, अख्तियार निवारण आयोग, निर्वाचन आयोग, इन सबको ऑटोनोमस होना ज़रूरी है। ऑटोनोमस का मतलब हुआ, ठीक है, जो कार्यकारी अध्यक्ष है वही मनोनीत करेंगे उनके अध्यक्ष को, लेकिन मनोनीत करने के बाद संसद को सिफारिश करेंगे और संसद बहुमत से पास करेगी, तो संसद हायर करेगी, यानी कि कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव मिल के उसके अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे, पद पर रखेंगे और वो 6 साल के लिए काम करेंगे। यानी कि एक प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया, नियुक्त किया गया आदमी वो अगले प्रधानमंत्री कार्यकाल में भी काम कर सकता है, क्योंकि वो ऑटोनोमस है। तो अभी वो मुद्दा है, अभी देश की क्या जो समानता और अधिकार का लड़ाई है जो कि जारी है, उसके लिए भी प्रमुख मुद्दा को पकड़ना होता है। तो अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा है और एवरग्रीन मुद्दा है आर्थिक विकास का। नंबर 1 मुद्दा है और रहेगा आर्थिक विकास। आप द्रुत गति का आर्थिक विकास दे ही नहीं सकते हैं तो भ्रष्टाचार का मुद्दा और आपका मधेसी समानता और अधिकार का मुद्दा, ये सब वैसे ही गौण हो जाता है। तो अभी टाइमिंग अच्छा है, महामारी के कारण ये जो व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, हम तो कहे ध्वस्त हो चुकी है, अब इसको हल्का धक्का देना है, सिर्फ गिर जाएगी। 2 दलीय भ्रष्टाचार तंत्र गिर जाएगी, इतना जर्जर हो चुका है भीतर से। और अभी महामारी के कारण कोई भी पार्टी आम सभा नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाएंगे। और अभी अब संसद का चुनाव होगा कि संविधान सभा का चुनाव हो, अभी स्पष्ट नहीं है। मेरा मानना है अभी संसद पुनर्स्थापना होगा, लेकिन संसद पुनर्स्थापना होने के बाद भी वो संसद सरकार पैदा नहीं कर पाएगी। हम अभी जो देख रहे हैं रवैया पार्टी लोगों का, तो उसका मतलब चुनाव होगा, तो चुनाव घोषणा होगा, चुनाव तो होगा नहीं महामारी के समय में, तो 6 महीना तक वो सरकार चलेगी, उसके बाद गिर जाएगी, तब राष्ट्रपति शासन शुरू हो। तो राष्ट्रपति शासन को भी 6 महीने का टाइम रहेगा, उसके अंदर अगर चुनाव करा सके तो करा सके, लेकिन करा नहीं पाएंगे तो वो संविधान ख़त्म। जो संविधान चुनाव नहीं करा सके वो संविधान ख़त्म। उसके बाद जो सन 2006 वाला अंतरिम संविधान था, जिसमें कि गणतंत्र और संघीयता और धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित है, वो अंतरिम संविधान आएगी वापस। और उस अंतरिम संविधान के तहत नई चुनाव होगी संविधान सभा के लिए। और मेरे को लगता है जो नई संविधान सभा से चुनाव अगर संविधान बनेगी तो उस संविधान में लिखा जाना चाहिए कि वो 30 साल के बाद नया संविधान सभा का चुनाव करना ही चाहिए। वो उसी में इनबिल्ट रहना चाहिए कि इस संविधान का म्याद ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, यानी कि 30 साल के बाद फिर संविधान सभा का चुनाव होकर के नया संविधान लिखा जाना चाहिए। वैसा होना चाहिए, वो मेरा मानना है। और अभी ये धारा 76 जो है वो कितना दिक्कत कर रहा है। वैसे बहुत 100 जगह है वैसे चीज़ें इस संविधान में। इतना गलत संविधान, दुनिया का सबसे खराब संविधान, कहते हैं सबसे अच्छा नहीं, दुनिया का सबसे खराब संविधान हम वैसा देख रहे हैं। क्योंकि जो नौटंकी नेपाल में हो रहा है वैसा न मैंने कभी पढ़ा है, न कभी समसामयिक विश्व राजनीति में वैसा देखा है। वैसा होता ही नहीं है जो हो रहा है नेपाल में। इसका मतलब नेपाल का संविधान, अभी का संविधान दुनिया का सबसे खराब 3rd क्लास संविधान वो प्रमाणित हो रहा है। वो धारा 76 वाली बात है, राजनीतिक स्थायित्व के नाम पर कैसा गड़बड़ कर दिया है, पैरालाइसिस। अब जो प्रधानमंत्री विश्वास खो चुका है, बहुमत तो दूर की बात है, 1/3 भी नहीं है उसके पास, तो बहुमत विश्वास खो जाने के बाद वो शपथ ग्रहण होता है, वही फिर शपथ लेता है। वैसा नहीं ना होता है संसदीय व्यवस्था में, लोकतंत्र में वैसा नहीं होता है।
वो हुआ नेपाल में, नौटंकी हो गया। और पार्टी न फोड़ने के लिए जो व्यवस्था कर दिया है, केंद्रीय समिति का 40%, संसदीय दल का 40%, वैसा कुछ है। तो अभी ऐसा है कि केंद्रीय समिति को लगता है हम संसदीय दल से ऊपर हैं, जो कि संसदीय व्यवस्था में ऐसा हो ही नहीं सकता है। संसदीय व्यवस्था में संसदीय दल ही प्रमुख होता है पार्टी का। वो संसदीय दल केंद्रीय समिति के नीचे नहीं होता है, क्योंकि केंद्रीय समिति को लोगों को तो जनता वोट नहीं दी होती है, लेकिन संसदीय दल के लोगों को तो वोट मिला होता है जनता को तरफ से। इसीलिए संसदीय व्यवस्था में संसदीय दल ही प्रमुख होता है। केंद्रीय समिति में तो ऐसे लोग सब रहते हैं जो कभी, बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिसको कि संसद में पहुंचने का कोई उम्मीद ही नहीं रहता है। तो वैसे लोगों को लगता है केंद्रीय समिति ही संसद है। तो नौटंकी है। केंद्रीय समिति संसदीय दल के ऊपर नहीं रहता है। अगर है तो संसदीय व्यवस्था नहीं है, कोई दूसरा व्यवस्था है, कम्युनिस्ट व्यवस्था है, चीनिया व्यवस्था है, कुछ है वैसा है, लेकिन वो संसदीय व्यवस्था नहीं है। और पार्टी अध्यक्ष के बाद बहुत ज़्यादा पावर है, जितना नहीं होना चाहिए उतना ज़्यादा पावर है। हम तो कहते हैं पार्टी के भीतर के चुनाव को भी पार्टी बीच के प्रतिस्पर्धा वाला चुनाव ही नहीं, राष्ट्रीय पार्टी जो होते हैं उनके भीतर का चुनाव, पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव, केंद्रीय समिति का चुनाव, जिला समिति का चुनाव, यहाँ तक कि उम्मीदवार को जो टिकट देते हैं उसका चुनाव भी, वो सब निर्वाचन आयोग को ही कराना चाहिए। एक स्वायत्त निर्वाचन आयोग हो और वही निर्वाचन करावे। अब जैसे किसी नगर में किसी पार्टी का मेयर का उम्मीदवार कौन बनेगा, तो वो निर्णय उस नगर के जो उस पार्टी के जितने सदस्य हैं उनको करने दीजिए, वोटिंग करिए। जो बहुसंख्यक जो पार्टी सदस्य जिसको कहेंगे वही उम्मीदवार हुआ। उसमें पार्टी अध्यक्ष का क्या जाता है, पार्टी अध्यक्ष को मालूम ही नहीं रहता कि क्या है ग्राउंड सिचुएशन। उसी तरह प्रत्येकता का, अब किसी क्षेत्र का सांसद का उम्मीदवार कौन बने, तो उस संसदीय क्षेत्र के जो जितने हैं पार्टी सदस्य उसके, उनको वोटिंग करने दीजिए। वो अपन वोटिंग करेंगे, अपना उम्मीदवार चुनेंगे। पार्टी अध्यक्ष का इसमें क्या जाता है। अगर किसी संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार कौन हो उसका निर्णय पार्टी अध्यक्ष करे, तो उस सांसद को पार्टी अध्यक्ष ने चुना कि उसके मतदाताओं ने चुना? वो तो पार्टी अध्यक्ष ने चुना, वो तो लोकतंत्र नहीं हुआ। और इतना बड़ा संसद बनाए हुए हैं, इंडिया उतना बड़ा देश 545 सांसद से कम चल जाता है, तो नेपाल उतना छोटा देश, बिहार जितना भी बड़ा नहीं है, तो वहाँ हम तो कहते हैं 105 से हो जाएगा। 105 ही बहुत हुआ। तो लोअर हाउस में 105, अपर हाउस में 25 अथवा 35 कर दे, उसे नहीं कम चलेगा। और प्रदेश सभा में 21 से 31, ज़्यादा से ज़्यादा 31। मंत्रिमंडल भी 5 लोगों का बनाइए प्रदेश स्तर में, उससे ज़्यादा क्यों चाहिए। और 2 चीज़ें हैं जो राजा महेंद्र ने ख़त्म किया। महेंद्र का प्रतिगमन बहुत है, पंचायती व्यवस्था तो से एक था, प्रतिगमन और भी बहुत है। जैसे कि महेंद्र के कू करने से पहले, कू नहीं हुआ था, वो उसने संविधान अनुसार ही किया था, जो चीज़ किया था वो संविधान सम्मत बात ही था। यानी कि बीपी कोइराला ने एक गलत संविधान को स्वीकार किया था, जिस संविधान के तहत एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को संविधान सम्मत ढंग से राजा महेंद्र ने अलग कर दिया। और कू इसलिए नहीं था कि बीपी कोइराला को महीनों पहले से मालूम होना था कि राजा महेंद्र बदमाशी करने जा रहा है, वो महीनों से मालूम था, फिर भी बीपी कोइराला सिटिंग डक की तरह बैठे रहे, इंतजार करते रहे। उनको तो दिल्ली रवाना करना था। नेहरू बहुत चाहते थे उनको, नेहरू के मदद से ही तो 7 साल की क्रांति हुई है। बीपी तो सिर्फ झंडा थे, करने वाले नेहरू थे। तो जाते दिल्ली दौड़ के कि ऐसे महेंद्र बदमाशी करने जा रहा है, तो नेहरू मदद करते उनको। तो सिटिंग डक की तरह बैठे रहे, तो जेल हुआ उनको। वो कू नहीं था। कांग्रेसी कहते कू हो गया, नहीं, वो कू नहीं हुआ। कू का मतलब होता है अपरझट,
सरप्राइजिंग किस्म से, आश्चर्यजनक किस्म से कदम लिया, गैरकानूनी, गैर संवैधानिक किस्म से। तो वो कू नहीं था 17 साल का, लेकिन जो था प्रतिगमन तो था। तो पंचायत ख़त्म हुआ, लेकिन दो चीज़ बहुत गलत किया और महेंद्र ने। उससे पहले क्या था, नेपाल में नेपाली भाषा और हिंदी भाषा दोनों बराबर थे, उसको फिर वापस लाना हुआ। क्यों? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थतंत्र भारत, वहाँ जाके नेपाली लोग कमाएंगे, अच्छा जॉब करेंगे, ऑफिस में जाकर काम करेंगे। तो उसके लिए अगर हिंदी नहीं सीखिएगा तो वहाँ कैसे काम करिएगा? आपको अमेरिका आना है और अंग्रेजी नहीं सीख के आइएगा तो कैसे काम करिएगा? तो इसीलिए नेपाली के समकक्षी हिंदी भाषा को भी राष्ट्रीय राजकाज का भाषा बनाना होगा, एक वो। और दूसरा, जन्म सिद्ध नागरिकता। कोई व्यक्ति नेपाल में पैदा हुआ, उसके आधार पर उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। जन्म सिद्ध जो कि था, महेंद्र ने ख़त्म किया, प्रतिगमन किया, उसको फिर से वापस लाना होगा। और एक मुद्दा है जिसका बात ही नहीं होता नेपाल की राजनीति में। फ्रांस और जर्मनी, दो बहुत गौरवशाली इतिहास वाले, गौरव राष्ट्रीयता वाले देश, वो दोनों कहते हैं हम राजनीतिक एकीकरण करना चाहते हैं। करना कठिन काम है, लेकिन वो लक्ष्य घोषित हो चुका है कि हम लोग करना चाहते हैं। तो दोनों के ये डर नहीं है कि फ्रांस का राष्ट्रीयता ख़त्म हो जाएगा, अपना पहचान ख़त्म हो जाएगा, वो डर नहीं है। जर्मनी को भी डर नहीं है। उसी तरह हालांकि ये अभी नेपाल और भारत का जो राजनीतिक स्थिति है, वो अब कोई बच्चा 5 क्लास में पढ़ रहा है या 10 क्लास में पढ़ रहा है, उसको आप कहिएगा तुम पीएचडी करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो वैसी बात हो गई। अभी नेपाल का जो राजनीति है, भारत का जो राजनीति है, अभी ये प्रश्न ही नहीं उठता है राजनीतिक एकीकरण का। लेकिन दूर भविष्य में अगर नेपाल की राजनीति सफल हो गई, अगर भारत की राजनीति सफल हो गई, तो नेपाल का और भारत का राजनीतिक एकीकरण तो करना ही है। पीएचडी तो करना ही है। अभी आप 9 क्लास में 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन लक्ष्य तो वही है कि बाद में जाके पीएचडी भी करिए। लेकिन वो अभी परिपक्व बात नहीं हुई, अभी वो करने का टाइम नहीं है, वो बाद की बात है, वो बहुत बाद की बात है, अभी का बात नहीं है वो। तो आर्थिक विकास में मेरे को लगा सबसे अच्छा आइडिया क्या है, तो पहले तो राजनीतिक काम खत्म करना होगा। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र स्थापित करिए, सबको समानता दीजिए, घर घर सेंसस जैसे करते हैं वैसे घर घर जाके डिजिटल आधार बनाइए, सबको नागरिकता दीजिए। तो राजनीतिक काम खत्म करने के बाद मधेश तराई यानी कि समतर भूभाग वाला जितना है, वो चाहे वो मधेश हो चाहे भीतरी मधेश हो, वो प्रत्येक खेत में पानी लाके साल में 12 महीना सिंचाई का व्यवस्था करिए। और प्रत्येक खेत से धान, गेहूँ, मकई का खेती ख़त्म करिए, उसके जगह तरकारी खेती करिए। साल में 12 महीना तरकारी खेती करिए। तो तरकारी खेती में क्या मज़ा है कि जिस जगह धान और गेहूँ खेती करने से 1 रुपया कमाई होता है और उस जगह तरकारी खेती करिए तो 100 रुपया, 50 रुपया से ऊपर कमाई होता है। तो हम उसको सिर्फ 20 रुपया मान रहे हैं। होता है 50 और 100 के ऑन पॉन में, लेकिन हम कह रहे हैं 20 रुपया। तो नेपाल में अभी प्रति व्यक्ति आय $1000 है। तो अगर $1000 से बढ़ के $20,000 हो गया तो हो गया विकसित देश। चीन से भी आगे बढ़ गया, चीन में नहीं है अभी। तो उतना करने के लिए वो तरकारी खेती पर्याप्त है। और तरकारी खेती का ब्यूटी क्या है कि ज़मीन आपको उपजाऊ ज़मीन अभी से है, सिर्फ आपको सिंचाई पहुंचाना है। तो पानी तो पर्याप्त है, सुन, कोसी, गंडकी, करनाली सब पर्याप्त है पानी। उसे तो आप टनल बनाइए, चाहे पहाड़ फोड़िए, जो करिए, तो पानी लाइए, मधेश के प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाइए। साल में 12 महीना सब जगह तरकारी खेती होगा। पहाड़ से जितना इच्छा हो, पहाड़ से जितना लोगों को इच्छा हो कि हम काम करने, तो विदेश क्यों जाना है, कतार, मलेशिया क्यों जाना है, मधेश आइए,
तरकारी खेत में काम करिए। अगर धान खेत से तरकारी खेत में 50 गुना 100 गुना ज़्यादा कमाई होगा तो स्वाभाविक है आपको ज्याला भी मजदूरी भी ज़्यादा मिलेगा। जो महीने का 10-15 हज़ार कमाने मलेशिया कतार जाते हैं वही देश के भीतर में मिल जाएगा, कितना आ सके आइए। और बर्दीबास से कलकत्ता तक रेफ्रिजरेटेड ट्रेन के मार्फत मालगाड़ी में तरकारी भेजिए और वहाँ से बड़े बड़े जहाज़ जो शहर जितने बड़े होते हैं वो बड़े बड़े जहाज़ रेफ्रिजरेटेड जहाज़ में पैक करके आपको चेन्नई, मुंबई, दुबई, जिबूती, केन्या जहाँ भेजना हो, यूरोप, इधर सिंगापुर, शंघाई जहाँ भेजना हो भेजिए। बहुत बड़ा मार्केट है, विश्व की आधा आबादी तो वही है, भारत और चीन में है। कि उतने लोगों को तरकारी तो खिला नहीं सकेगा, आप उत्पादन नहीं कर सकेगा, इतने ज़्यादा लोग रहते हैं वही पास में। तो सिर्फ तरकारी खेती के बल पर, और उसके लिए क्या है कि नेपाल में अभी लोग पर्याप्त शिक्षित हैं। ये नहीं कि सबको पहले मैट्रिक पास कराना पड़ेगा, IABA कराना पड़ेगा, वो तो है नहीं। अभी जितना है, जितने शिक्षा प्राप्त शिक्षित हो जाए तो और अच्छा, कि जितने शिक्षा का लेवल है वही पर्याप्त है अभी सरकारी खेती के लिए। तो वो एक तरकारी खेत के बल पर नेपाल को विकसित देश बनाया जा सकता है। उसके लिए अभी नेपाल के लोग पर्याप्त शिक्षित हैं, ज़मीन पर्याप्त उपजाऊ है, सिर्फ आपको सिंचाई ले जाना है। और उसके बाद पहाड़ से जितना लोग आ सके, हम तो कहते हैं पहाड़ को खाली ही कर दो, पहाड़ में सब जंगल लगा दो, हरियो वन नेपाल को धन हो जाएगा फिर से। सबके सब आ जाओ, 100% पहाड़ी मधेश में आ जाओ, सब मधेश में रहो। और आपको बर्दीबास से रेफ्रिजरेटेड मालगाड़ी में कलकत्ता और वहाँ से रेफ्रिजरेटेड बड़े बड़े जहाज़ होता है ना, वो ओशन लाइनर जो कहते हैं, वो शहरी होता है, इतना बड़ा होता है, शहरी होता है, इतना बड़ा होता है कि चीन से सामान जो लॉस एंजल्स आता है उतना ढुआनी में कम खर्चा पड़ता है। वहीं लॉस एंजल्स से कुछ 6 घंटा दूर ट्रक से ले जाइए, उसमें ज़्यादा महंगा पड़ता है। यानी इतना कॉस्ट एफिशिएंट वो किया जा सकता है। तो तरकारी खेती के बल पर नेपाल को प्रति व्यक्ति आय $1,000 से $20,000 सिर्फ उसके बल पर किया जा सकता है। इसका मतलब औद्योगिकरण नहीं करो, सौर ऊर्जा नहीं करो, बैंकिंग नहीं करो, लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करो, IT नहीं करो, ये सब नहीं कर रहे हैं। सब करो, पर्यटन नहीं करो, ये नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ करो, लेकिन मुख्य रूप से तरकारी खेत के बल पर सबका आय वृद्धि करो। ये मुख्य फोकस ही होना चाहिए। इस एक बात को पकड़िए, तब भ्रष्टाचार, तब मधेसी समानता अधिकार, तब जनजातीय अधिकार, तब पहचान, तब एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। अमेरिका इतना पैसा वाला देश है, दुनिया का नंबर 1 अर्थतंत्र है, लेकिन यहाँ भी जब चुनाव होता है नंबर 1 मुद्दा क्या रहता है? इकोनॉमी, अर्थतंत्र। नंबर 1 मुद्दा अगले चुनाव में क्या रहेगा? इकोनॉमी। पिछले चुनाव में क्या था? इकोनॉमी, अर्थतंत्र। 20 साल पहले सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? इकोनॉमी। तो आर्थिक मुद्दा नंबर 1 रहता ही है। और नेपाल जैसे देश में तो वो तो स्वाभाविक बात है। नेपाल में, बिहार में क्या रहेगा? अर्थतंत्र ही रहेगा बड़ा मुद्दा।